हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 शरीर, द्रव और परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। बॉडी के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है जिसे हम रक्त कहते हैं और वो किस प्रकार से परिसंचरण के अंदर सहायता करता है उसकी स्टडी आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है शरीर, द्रव और परिसंचरण, उस चैप्टर का नेम है। अब शरीर, द्रव और परिसंचरण के अंदर सबसे पहले तो एक कोशिकीय जो जीव है उनके अंदर केवल एक सिंगल सेल पाई जाती है और वो है जो केवल एक सिंगल सेल पाई जा रही है वह बाहरी वातावरण से सीधे संपर्क में रहती है। इसलिए वो किसी भी भोजन पदार्थ को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो वो डायरेक्ट कोशिका में जा सकता है और कोशिका से बाहरी वातावरण में आ सकता है। तो इन जीवों में या एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार के परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वातावरण से रिलेटेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, डायरेक्ट उनका वातावरण से संबंध होता है और वातावरण से वो पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, गैसों का आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। उनके शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वे भी आसानी से कोशिका के द्वारा बाहर वातावरण में निकाल दिए जाते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कोशिकाओं के अनेक समूह, ऊतक, अंग, तंत्र पाए जाते हैं। इसलिए ये जीव बाहरी वातावरण से इन जीवों की कोशिकाएं डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती है। जब ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं है तो इस कारण से इन जीवों में पोषक पदार्थों के संचरण के लिए, गैसों के संचरण के लिए, उत्सर्जी पदार्थों के संचरण के लिए, हार्मोनों के संचरण के लिए और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है और उस तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जो बहुकोशिकीय जीवों में गैसों, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और अन्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, उस तंत्र को परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो गैसों, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और अन्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र के कुछ टाइप्स है, दो टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहले को बोला जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरे को बोला जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर जो तरल पदार्थ है या तरल द्रव है वह कोशिका या ऊतकों के बीच में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसमें इस तरल पदार्थ के प्रवाह या बहने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उस तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मोलस्का संघ के जीवों और कीटों में पाया जाता है। यानी डायरेक्ट कोशिकाओं के मध्य ये तरल बहेगा या रुधिर बहेगा, कोशिका और ऊतकों के मध्य डायरेक्ट रुधिर बहता है और किसी भी प्रकार की नलिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। उदाहरण इसके मोलस्का और कीट हैं। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव या हम बोले रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब नलिकाएं कौन सी होती है? धमनियां होती है, शिराएं होती है, शिरिकाएं होती है। तो इन नलिकाओं के अंदर जब रुधिर बहेगा तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है हम मनुष्य के अंदर जो रुधिर है, धमनी, शिरा, शिरिकाएं, धमनिकाएं, इन संरचनाओं के अंदर बहता है, अर्थात नलिकाओं में बहता है। इसलिए इस प्रकार के तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद रक्त के संगठन के बारे में हमें पढ़ना है कि रक्त का निर्माण किन किन संरचनाओं से होता है। तो रक्त में सबसे पहला पॉइंट यह एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब तरल हमको पता है लिक्विड रूप में मिल रहा है, इसलिए इसको तरल बोला गया है।
सेकंड, संयोजी इसलिए बोला है, यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, अंगों, इनको जोड़ने का काम करता है। यानी जैसे हमारे फेफड़ों की वायु कोशिका में जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कोशिकाओं तक लेकर जाएगा, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, तो वायु कोशिका को कोशिका से जोड़ रहा है, तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। खाना हम जो खा रहे हैं, छोटी आंत में जब अवशोषण होता है तो छोटी आंत में उपस्थित पदार्थ रक्त के माध्यम से सब कोशिकाओं में पहुंचते हैं, तो ये छोटी आंत को अन्य कोशिकाओं से जोड़ रहा है, तो एक संयोजी ऊतक का यह कार्य करता है। सेकंड, सामान्य रूप से एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 लीटर रक्त या रुधिर पाया जाता है। अब इस परिसंचरण तंत्र की हमें आवश्यकता क्यों हुई या कार्य क्या करता है ये, तो अभी मैंने ऊपर बताया है, पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, उत्सर्जी पदार्थों का यह परिवहन करता है, रक्त के द्वारा हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखा जाता है, शरीर के तापमान का नियमन करता है, पीएच का नियमन रक्त के द्वारा किया जाता है, प्रतिरक्षा की क्रिया में रक्त सहायक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, WBC पाई जाती है रक्त में जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, थक्का बनाने की क्रिया में रक्त में उपस्थित पदार्थ सहायक होते हैं, तो अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसलिए परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होता है। यदि यह तंत्र नहीं होगा तो पाचन तंत्र सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, श्वसन तंत्र सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, उत्सर्जन तंत्र का कार्य कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सब में जो भी पदार्थ बन रहे हैं उनके परिसंचरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कार्य को रक्त के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए यह एक अति आवश्यक तंत्र है। रक्त के संगठन में रक्त को हम 2 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला जो भाग है वह प्लाज्मा कहलाता है, दूसरा जो भाग है उसे रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। अब प्लाज्मा क्या है, रक्त के अंदर जो तरल भाग पाया जा रहा है उस तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। जो भी लिक्विड पार्ट है रक्त का वह प्लाज्मा कहलाएगा, और इसके अंदर जो कणिकाएं पाई जा रही है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उन्हें हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा रक्त में 55% होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं 45% होती है। प्लाज्मा को भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी रुधिर कणिकाओं के प्रकार की यदि हम बात करें, 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। पहली आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसियल्स, या इन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, और दूसरी है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पुसियल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी होती है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं रक्त के अंदर पाई जाएगी। अब 45% जो रुधिर कणिकाएं पाई जा रही है उनमें से 44% आरबीसी होती है और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। यानी टोटल रुधिर कणिकाओं का 45% जो है उसमें से 44% आरबीसी होगी, 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलती है। यानी आरबीसी रक्त में अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कणिका में डब्ल्यूबीसी, कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। अब इसके भी नाम में ही है, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें कणिकाएं पाई जाती है उन्हें हम कणिका में डब्ल्यूबीसी बोलेंगे। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है उन्हें कणिका रहित डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। कणिका में डब्ल्यूबीसी को भी आगे अभिरंजन क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जो अम्लीय है, क्षारीय है, दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, ऐसी डब्ल्यूबीसी जो केवल अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होगी उन्हें इओसिनोफिल कहते हैं। तीसरी है बेसोफिल, ऐसी कणिका में डब्ल्यूबीसी जो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होगी उन्हें बेसोफिल के नाम से जाना जाता है। फिर कणिका रहित डब्ल्यूबीसी,
इसके भी दो प्रकार है। पहले प्रकार को मोनोसाइट कहते हैं, दूसरे प्रकार को लिम्फोसाइट या लसीकाणु के नाम से जाना जाता है। तो ये सब संरचनाएं आपस में मिलकर रक्त का संगठन बनाती है। रक्त की संरचना को निर्मित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम सबसे पहले प्लाज्मा की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ है, किस तरह से बना हुआ है, उसके बाद हम रुधिर कणिकाओं की स्टडी करेंगे। तो इसके नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रक्त के संगठन में अभी हमने दो भाग पढ़े थे। पहले भाग को प्लाज्मा और दूसरे भाग को रुधिर कणिकाएं कहा था। तो पहले हम प्लाज्मा की स्टडी करेंगे और उसके बाद में रुधिर कणिकाओं का अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता यह है, रक्त का तरल भाग होता है, यानी ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग जो है, उसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। सेकंड, कुल रक्त के आयतन का 55% प्लाज्मा होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो कुल रक्त के आयतन का 55% प्लाज्मा होगा। तीसरा, इसका रंग हल्का पीला होता है तथा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। हल्का पीला रंग इसका पाया जाएगा और इसके अलावा इसकी जो नेचर है या प्रकृति है, यह क्षारीय प्रकार का तरल होगा। फोर्थ, प्लाज्मा के निर्माण में प्रमुख रूप से 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाई जाती है तथा 3% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब अन्य पदार्थ के अंदर सारे पदार्थ आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, हार्मोन, एंजाइम उसके अंदर आ जाएंगे। जो अकार्बनिक पदार्थ या आयन पाए जा रहे हैं वो उसके अंदर उपस्थित होंगे। यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ वो 3% मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रमुख अवयव होते हैं। जैसे प्रमुख अवयवों को यदि हम बोले तो पहला प्रमुख अवयव जल, दूसरा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा प्रमुख अवयव अकार्बनिक पदार्थ। तो इनकी कुछ प्रतिशत मात्रा है और कुछ कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब सबसे पहला प्लाज्मा का प्रमुख अवयव है जल। मात्रा इसकी होती है 90% और जल के द्वारा रुधिर दाब और आयतन का नियमन किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर का नियमन करेगा, ब्लड के आयतन का नियमन जल करेगा। इसके अलावा यह परिवहन की क्रिया में भी सहायक होता है। जो रक्त पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, पोषक पदार्थों को, गैसों को, अपशिष्ट पदार्थों को, हार्मोनों को, एंजाइमों को परिवहित रक्त करता है, तो उस परिवहन के अंदर जल के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सेकंड, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में भी सबसे पहले कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं रक्त के अंदर, जैसे एल्ब्यूमिन, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये चारों के चारों रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। ये रक्त के अंदर उपस्थित प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ हमको मात्रा दिखाई दे रही है 4.5%। सभी प्रोटीनों में से एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका कार्य परासरण दाब को उत्पन्न करना होता है। यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर को उत्पन्न किया जाता है। अब परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब, इसमें से पहले एक क्रिया होती है परासरण। परासरण की परिभाषा है अणुओं का या जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, या विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना परासरण कहलाता है। और परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो रक्त में परासरण दाब को उत्पन्न करने का कार्य या परासरण दाब के नियमन का कार्य एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरण दाब को उत्पन्न करेगा, रक्त की तरलता को या रुधिर दाब, जो रक्त के अंदर जल पाया जा रहा है उसकी मात्रा को नियत बनाए रखता है, निश्चित बनाए रखने का काम करता है। सेकंड, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन। अब जो ग्लोब्यूलिन हमने शब्द लिखा है इसका पूरा नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, तीन बेसिक प्रकार इनके होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। या इम्यूनोग्लोबिन के प्रकार की हम बात करें तो 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। जैसे उनके नाम है IgA, IgD, IgE, IgM। इस तरह से 4-5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होगी। A मिलेगी, D मिलेगी, E मिलती है, M मिलती है। इस तरह के कुछ इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएगी जिन्हें हम अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। और इनकी प्रतिशत मात्रा 2.5% होती है। जो इम्यूनोग्लोबिन है वो 2.5% मात्रा में रक्त में मिलती है। अल्फा बीटा टाइप की जो इम्यूनोग्लोबिन है वो परिवहन में सहायता करती है, जबकि गामा ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती है, यानी प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायता करती है। इनके द्वारा ही जो इम्यूनोग्लोबिन अभी मैंने नाम लिए थे IgA, D, E, M, इनका निर्माण किया जाता है। तीसरी प्रकार की प्रोटीन जो रक्त के अंदर पाई जाती है फाइब्रिनोजन। कम मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है 0.3% और रक्त के स्कंदन में सहायक होती है। रक्त स्कंदन क्या होता है? चोट लगने पर रक्त के बहने को रोकने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और उस ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायक होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा आरबीसी के चारों तरफ एक जाल बनाया जाता है फाइब्रिन तंतुओं का, जिससे रक्त का बहना रुकता है और रुधिर स्कंदन की क्रिया संपन्न होती है। फोर्थ टाइप की प्रोटीन जो मिलती है प्रोथ्रोम्बिन। यह प्रोटीन अल्प मात्रा में रक्त के प्लाज्मा में मिलेगी और यह भी रक्त स्कंदन, रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में सहायता करती है। इसके बाद रक्त के अंदर कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आते कहां से? रक्त में पाचन की क्रिया द्वारा। जब पाचन की क्रिया होगी तो छोटी आंत से ग्लूकोज का अवशोषण होगा, अमीनो अम्ल का अवशोषण होगा, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल का अवशोषण होगा। तो पाचन क्रिया द्वारा ये रक्त में आते हैं, पाचन क्रिया के कारण ये रक्त में पाए जाते हैं और रक्त इनको हर कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1%, पोषक पदार्थ है, कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। एमिनो अम्ल की मात्रा 0.04%, यह भी एक पोषक पदार्थ है, ऊर्जा उत्पन्न करता है कोशिका में। बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल 0.5%, यह भी एक पोषक पदार्थ है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल प्रोटीन के अपघटन से बनेंगे, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल वसा के अपघटन से बनते हैं। जब इनका पाचन होता है तो पाचन के बाद ये रक्त में आ जाते हैं, जिससे रक्त इनको कोशिकाओं तक ले जा सके। नेक्स्ट, हार्मोन और एंजाइम अल्प मात्रा में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हार्मोन का हमको कार्य पता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के कार्यों को या विभिन्न कार्यों को नियामक पदार्थ के समान इनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। हार्मोन एक प्रकार के नियामक पदार्थ है, नियंत्रित करने वाले पदार्थ है। सेकंड, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। अगला, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये प्लाज्मा में 0.04% मात्रा में पाए जाते हैं। जब उत्सर्जन तंत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा तो यूरिन के थ्रू यूरिया यूरिक अम्ल को निकालने के लिए इसको रक्त में डाल दिया जाता है, इसलिए ये अपशिष्ट पदार्थ रक्त में मिलेंगे। अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका शरीर से बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं
इसके बाद प्लाज्मा में पाए जाने वाले तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं अकार्बनिक। यानी अकार्बनिक पदार्थ का मतलब है रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आदि आयन उपस्थित होंगे। इनकी जो प्रतिशत मात्रा है 0.9% होती है। कार्य है इनका विलेय विभव करना, विलेय विभव को बनाए रखना और पीएच का नियमन करना। रक्त का जो पीएच है उसको नियमित करने का काम इन आयनों के द्वारा किया जाता है और विलेय विभव को बनाए रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम एक पंप हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, उस पंप के अंदर सहायक होंगे। तंत्रिकाओं की जो क्रियाएं होती है उसके अंदर ये सहायता करते हैं, तंत्रिकाओं की क्रियाविधि में काम में आते हैं। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन हमारी दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं, इनके निर्माण में सहायक है। क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन गैसों के विनिमय के अंदर सहायता प्रदान करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कार्य इन विभिन्न प्रकार के आयनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये पहला भाग है रक्त का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव और उनके कार्य हैं। इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं।